एसएच को रेडियो एक्टिव पे मैं हूँ आयुब कैसर आपका खैर मकदम करता हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ इस पे हम मिलते रहते हैं। अब तक खेल की बात होती है, काउंसलिंग की बात होती है, करियर की बात होती है इसमें। लेकिन आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की। मौका भी है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिन और काफ़ी तकरीबात होती हैं, बहुत कुछ होता है इस पर। उसके बाद अमल कितना होता है ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कहीं अगर मुल्क में अमल होता है तो उसके बरक्स हमारे यहाँ JNK में क्या अमल होता है, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ मुझे देख रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो ना मैं इस वक्त देख पा रहे हैं ना मुझे सुन पा रहे हैं। उनकी कोई दुश्वारी है, मुश्किल है। कुछ देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं लेकिन सुन नहीं पाते। फिर ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ें तो हैं उनकी, बोल नहीं पाते, वो रिएक्ट नहीं कर पाते। कुछ देखते सुनते तो हैं लेकिन हाथ बढ़ा के एक क्लिक नहीं दबा पाएंगे फ़ोन पे या लैपटॉप पे, उनकी वो दुश्वारी है, मुश्किल है। और कुछ ऐसे हैं जो बात समझते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लर्निंग डिसऑर्डर है, जो टीचर ने कभी नहीं माना, ना वालिदैन ने माना, कहा नालायक है, समझ नहीं आता है, तुम क्या करते हो, या स्लो लर्नर हैं, सब बच्चे समझ रहे हैं, तुम्हें क्या बात है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हकीकत ये है कि हम हसास नहीं है इन मामलों में, टोटली हसास नहीं है। और ये हिस्स क्यों नहीं है हमें, ये बात हमें समझ नहीं आती है। सोचने के लायक बात है, क्योंकि जो आप लोगों के बयान सुनेंगे उससे आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ये बातें हम इग्नोर कर रहे हैं। हाल ही में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला एक बच्चा सर्टिफिकेट लेते लेते वहीं गुजर गया। तो वहाँ भी जो शख्स थे, जो इंसान थे, वो भी हम ही में से थे, आप और मैं भी हो सकते हैं, लेकिन दिल को बात छुई नहीं, महसूस नहीं हुआ उस वक़्त उनको कि इसके साथ क्या हो रहा है। और हमारे लिए भी खबर 3 दिन रही और उसके बाद महसूस नहीं हुआ, हम भी भूल गए। और फिर अगली खबर पे हम बढ़ गए कि ऐसा, इससे ख़तरनाक क्या मामला होगा। तो ये बात सही है, हम ऐसा ही सोचते हैं। नेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है, ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कुछ एक्शंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ने लिखा है। और ये जो अब आप चार्ट्स देखेंगे, इसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं मोटे तरीके पे। ये आपने देखा इस चार्ट में डिफाइन की गई है। और पहली बात जो इसमें है, इन चार्ट में थी, 3 चार्ट्स में, वो थी ब्लाइंडनेस। और उसके बाद लो विजन, जो बिल्कुल नहीं देख पाते और जो बहुत कम देख पाते हैं, उनकी बात हुई थी। हम भी आज इन्हीं की बात करेंगे। देखिए, आप हो या मैं हूँ, हमारी तरक्की का ज़ामिन क्या है? तालीम। हमारे पास और कुछ नहीं है, ये जेवर भी है और इसी से हम आगे जाके तरक्की करके कहीं नौकरी, कहीं काम कुछ कर सकते हैं। लेकिन तालीम हासिल करने में जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो या बसारत से महरूम है, जो या देख नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और हमारा समाज ये समझ नहीं पाता है। हमने कुछ लोगों से बात की जो इस दौर से गुजरे हैं, उनने अपनी कहानी हमें बताई और उनने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, किस मौके पे। हम सब मिल के देखेंगे ये। और मैं आगाज़ करूँगा मोहम्मद शफ़ी साहब से। वो आपको बता रहे हैं कि आज का दिन क्यों और कैसे मनाया जाता है और इसकी इफादियत क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड की, उनकी तालीम और करियर की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं मनाया नहीं जाता है, बल्कि ऑब्जर्व किया जाता है। 1992 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाना शुरू किया। इसके बाद से मुसलसल तौर पर यह हर 3 दिसंबर हर साल इसको ऑर्गेनाइज या ऑब्जर्व किया जा रहा है आलमी पैमाने पर। और हर साल का अपना अलग अलग थीम होता है। जो इस साल का थीम है वो है
building back better towards an inclusive, accessible, sustainable post-COVID-19 world by and with for the person with disabilities. शाहनवाज सामून 5वीं तक बिल्कुल देख पाते थे, बसारत थी इनकी, रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे और धीरे धीरे रोशनी कम होती गई और पूरी तरह रोशनी चली गई। सोचिए ये बात, आज सब कुछ दिख रहा है और कल अंधेरा है। उस बच्चे पे 5वीं की क्या गुजरी होगी, उसने क्या महसूस किया होगा। उसके बाद क्राइसिस होगी ज़िंदगी में। नेचुरल सी बात है कि वो परेशान रहे और समझ नहीं आया क्या करूं। वालिदैन दोनों जो हैं पढ़े लिखे नहीं, गुरेज में रहते हैं, दूर दराज इलाके में, कोई चीज़ एक्सेस नहीं, और आज से कोई 18-20 साल पुरानी बात है। लेकिन इनने थोड़ी देर के बाद फिर तालीम जारी रखी रेगुलर स्कूल में। एक आध टीचर भी ठीक मिल गया और बढ़ते बढ़ते कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंचे, मास्टर्स इन उर्दू और बीएड किया इन्हें। इनकी बात सुनते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, हर कोई बात करता है लेकिन वो बात महदूद रह जाती है इसी दिन तक। जब ये दिन मुकम्मल हो जाता है तो एक बार फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको वो मुश्किलात जो है वो सामना करना पड़ता है हर कॉर्नर में। मैंने भी ज़ाती तौर पर बहुत सारे ऐसे मुश्किलात मसाइब देखे हैं जो कि एक बंदा जो है वो फेस करता है डे टू डे लाइफ में। मोहम्मद शफी साहब को आपने शुरू में देखा, बात कर रहे थे। शफी साहब ने एमए इन इकोनॉमिक्स जब तक किया तो देख पाते थे, उसके बाद क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शफी हंदवारा से बात कर रहा हूँ। मैं पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स में पीजी किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से आज से 18 साल पहले। इसके बाद जो ही मैंने पीजी ख़त्म किया तो मेरी रोशनी चली गई, मैं टोटली ब्लाइंड बन गया। तो उसके बाद मैं अपने घर में तकरीबन 8 साल सेल्फ एग्जाइल, आइसोलेशन, डिप्राइव्ड लाइफ गुजारता गया। और उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर निकाला। 8 साल की उस जदोजहद के बाद मैं समाज में फिर नमूदार हुआ और मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे काम शुरू किए। मैंने अपना जहन तैयार किया कि मैं समाजी खिदमत करूं, सोशल वर्क कर लूं। उन तबकात के लिए जो डिप्राइव्ड, आइसोलेटेड, इग्नोर्ड, अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, इनके तई मैंने अपने आप को समर्पित किया। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि तकारीरों से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने आप को एक प्रैक्टिकलिटी में लाया। 2016 से 2018 तक मैंने बेंगलोर के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट इनेबल इंडिया से कंप्यूटर, मोबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइफ स्किल काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद मैं वापस जम्मू कश्मीर आ गया ताकि मैं जम्मू कश्मीर के अपने जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं इनको कुछ दे दूं ट्रेनिंग रिलेटेड। तो पिछले 10 साल से मैं इस काम से जुड़ा हूं समाज में। मोहम्मद शफी बात कर रहे थे, इस मुश्किल से वो कैसे निकले, कैसे उभरे, उन्हें अपने को कैसे संभाला और कैसे आगे बढ़े। एक दास्तान है रिजॉल्व की, डेडिकेशन की और इरादे की मुसम्मम, अपने बारे में और उन्हें क्या किया और लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जो हम नहीं कर पाते हैं इन लोगों के लिए वो ये कर रहे हैं, हालांकि ये खुद इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। सानिया ज़हरा पैदाइश से देख नहीं पाती हैं और इनके वालिदैन की दादी जी जिन्हें इन्हें पढ़ाया, बाहर भेजा पढ़ने के लिए, देहरादून में पढ़ी, इनने LLB किया और आज ये LLM कर रही हैं और वो भी कहाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। ये भी देख नहीं पाती। यानी हम इन लोगों के बारे में कहते हैं कि ये क्या कर लेंगे ज़िंदगी में, इनको कुछ नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए, अगर इनमें किसी चीज़ की कमी है तो 10 चीज़ें और इनके पास हैं जो हमारे पास नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है क़ुव्वत इरादी। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ऑलमोस्ट जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे,
वो सब इस फेज से गुजरे हैं। खासकर अगर वो हम बात करेंगे, जब वो एजुकेशन परस्यू करने निकलते हैं, सबसे पहले उनको यही फेस करना पड़ता है। जी सबसे पहले स्कूल लेवल पे उनको फेस करना पड़ता है। उनको एडमिशन ही नहीं मिलता पहले, क्योंकि स्कूल को क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती। वो कहते हैं कैसे पढ़ेंगे, इनको ये नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम इनको नहीं पढ़ा सकते, या इनको लगता है कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो फिर किसी तरह अगर वो कर लेते हैं तो फिर वो 10th 12th जो हमारा जेके बोस है वो हमें उनको प्रॉब्लम कर देता है स्क्राइब देने में। उनको बहुत से चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ से ये है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, और उन जेके बोस को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, खासकर स्क्राइब के रिलेटेड या एक्स्ट्रा टाइम को लेकर जो बात हम करेंगे अगर। देखिए, आपने जो तालीम हासिल की देहरादून में की, जी, तो वहाँ क्या फ़र्क है और यहाँ क्या फ़र्क है? अगर यहाँ कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो तो नॉर्मल किताबें और नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ता है, तो वहाँ आप कैसे पढ़ती थी? एक्चुअली मैंने खुद जो तालीम हासिल की वो स्पेशल स्कूल है, वो वहाँ पे सारे विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ते हैं। जी तो वो इंस्टीट्यूट है नेशनल एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, तो मैंने वहीं से तालीम हासिल की है। यहाँ पे जो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इनके लिए, जो स्पेशल स्कूल की जिनकी हम बात करें। पर ऐसा भी नहीं है कि तब उस स्पेशल स्कूल हो तभी हम पढ़ सकते हैं, नॉर्मल स्कूल में भी हम पढ़ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ से तालीम हासिल करके माशाल्लाह आज बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उन स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जाने के लिए, या बड़े बड़े स्कूल्स की अगर हम बात करें, अगर उनको एडमिशन मिलता है, या गवर्नमेंट स्कूल देते हैं या छोटे मोटे स्कूल्स एडमिशन देते आप कहते हैं पब्लिक स्कूल नहीं देता एडमिशन? जी, बहुत कम देते हैं। इन तीनों के कुव्वत इरादी की दाद दी, और ऐसे बहुत से हैं, यही तीन नहीं है, जिनने हालात से जूझ के कामयाबी हासिल की है। लेकिन इनकी कामयाबी जो है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि हम इनको सपोर्ट नहीं करते, और जहाँ मौका मिले तो चाहते हैं कि ये रुकी जाएं और हम ही आगे बढ़ते रहें। नहीं तो रिजर्वेशन 4% जो है इनके लिए, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू की जाती? ऐसा नहीं होता है। एक स्कूल क्यों नहीं है इनके लिए? ब्रेल पे पढ़ाने वाले लोग क्यों नहीं हैं? और बहुत सी चीज़ें जो मुल्क में लागू होती हैं इनके लिए, वो क्यों नहीं होती हैं? और हमारा एटीट्यूड इनकी तरफ क्यों ठीक नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है। अब देखें आप एक बात कि शहनाज सामून ने क्या क्या झेला जब वो इम्तिहान देने निकले, और जब वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम में फेयर हुए। अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं भी बैठा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बात एक सामने आती है वो हमेशा राइटर की बात आती है, स्क्राइबर की बात आती है, क्योंकि स्क्राइबर जो है वो पूरी तरह से जो है हमें दिया नहीं जाता है, और रूल्स काफ़ी तौर पर वाजे भी है इसके लिए कि जो है वो मिलना चाहे स्क्राइबर। लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज़ है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटीज़ होती है, वो टस से मस नहीं होती, और वो हमेशा देखते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके साथ पूरी तरह से इनजस्टिस होता है। सानिया ज़हरा के साथ क्या हुआ और उनके प्रोफेसर्स ने उनको क्या कहा? सबसे पहले यहाँ पे अवेयरनेस ये बोलते, मतलब सबसे पहले जो मैंने भी क्वेश्चन फेस किया, क्या करोगे पढ़ के? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सर क्या करोगे पढ़ के? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ये बहुत डिसहार्टनिंग। हाँ, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या करोगे? फिर मतलब वो इसलिए कीनली इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है क्या फालतू में सीट वेस्ट होगी, क्या फालतू में हमें इनके पीछे टाइम वेस्ट करना है। सानिया, आपने कहा कि ये कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे पढ़ लिख के, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है इन हालात के बावजूद, या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, इस लेवल पे पहुंच चुका है, तो ये डिजर्व करता है। अब एक्चुअली उनको मिसकंसेप्शन ये है कि ये इसने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है। जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ था, मुझको एक प्रोफेसर ने वहाँ पे, किसी ने पूछा था, वहाँ पे प्रोफेसर ही थे, उन्होंने पूछा था कि हम इसको उर्दू में लेक्चर दे सकते हैं। तो मेरी मम्मा से पूछा था, मम्मा ने बोला कि आप उर्दू में क्यों आप जैसे क्लास में दे रहे हो वैसे दोगे ना। सही बात है। इसने तो 12th किया है। मम्मा ने मेरे इसके परसेंटेज बोले, ऐसे बोला नहीं मुझे लगता है कि इसने सच में पढ़ा है। मैंने नहीं, तो आपको ये सर्टिफिकेट झूठी होगी। तो ये चीज बहुत, ये आप टीचिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उनका ये हाल है। बात स्क्राइब्स की हुई इसमें कि हमारे यहाँ कहते हैं कि उससे लिख के लाओ, इससे लिख के लाओ, फिर भी नहीं मानते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और किसी को परवाह भी नहीं है कि बच्चे ने साल भर पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से वो फेल ना हो जाए। और स्क्राइब में भी एक मामला बड़ा सीरियस है कि अगर स्क्राइब की क्वालिटी ना हो, वो ठीक ना हो लिखने वाला, कि जो
शख्स उसको बता रहा है क्या लिखो, वो वैसा नहीं लिखेगा, वो इधर उधर का लिखेगा, या उसकी राइटिंग ठीक नहीं होगी या गलत लिखेगा। नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा जो इम्तिहान में अपेयर हो रहा है, जो बसारत से महरूम है, जो देख नहीं सकता है, जिसके बदले कोई और लिख रहा है। इसलिए स्क्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने कहा किसी को भी ले आओ, हम नहीं मानते हैं, हमें ये करना है, और दौड़ाते रहे इनको। और अगर आप सीबीएसई की बात करें तो वहाँ जो स्कूल्स हैं उसमें काफ़ी सीरियसनेस ली जाती है इस मामले में। स्क्राइब के लिए आप बहुत पहले अप्लाई करें, वक्त तो वहाँ भी लगता है, लेकिन अगर स्कूल की कंप्लेंट हो गई कि उनने जो बसारत से महरूम हैं या देख नहीं पाते हैं बच्चे, उनके साथ कुछ गलत एटीट्यूड किया है या उनको कुछ करने नहीं दिया है, तो हालत बुरी हो जाती है, स्कूल डी रजिस्टर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती। कि अब आप देखें, शाहनवाज कह रहे थे कि क्लास में इनको रिकॉर्ड भी करने नहीं दिया लेक्चर, क्या नहीं कर सकते हो, हम नहीं करने देंगे तुम्हें लेक्चर। आगे सानिया बोलेंगी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, यूनिवर्सिटी में कहा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकती लेक्चर, तो वो याद कैसे करेगा? वो नॉर्मल क्लास में पढ़ रहा है, ब्रेल तो है नहीं, आप कैसे पढ़ाएंगे उसको? लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को मेहमान नवाज और अखुवत वाला, गरीब परवर और बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए इन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि हम अपनी तारीफ़ों में इतने इमर्स्ड हैं कि मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट आउटस्टैंडिंग, बेस्ट लोग सिर्फ यहीं पैदा हुए हैं हर चीज़ में, इसलिए हमें इन लोगों की परवाह नहीं, क्योंकि हम सारे बेस्ट हैं, इनको क्या करना है हमने। मद्रास हाई कोर्ट की आपको मैं एक जजमेंट दिखाऊंगा। क्या लिखा है इसमें? The Madras High Court stated that scribes have to be appointed as per government guidelines. This has helped ensure that qualified scribes come forward, which is as much needed change. It's important that they are educated and know what they are writing down. A blind person must not lose his marks because of the scribe's mistakes, because it affects his academic prospects. Both time and accountability is crucial. तो आप बताएं मुझे, ये कह रहे हैं जो मैंने बात कही, स्क्राइब क्वालिफाइड हो, अच्छा हो और सही लिखता हो, वही स्क्राइब होना चाहिए। और अब ये भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है आपसे कम पढ़ा लिखा हो जब आप किसी नौकरी के लिए अपेयर हो रहे हैं स्क्राइब, लेकिन मानने वाले नहीं मानेंगे। सानिया जहरा से हमने पूछा कि आप तो यहाँ पढ़ी, आपने बताया क्या हुआ, उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में थी, फिर क्यों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप गई? हाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा आदमी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 20 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकता है इंडिया की, लेकिन फिर भी यहाँ रहने के बदले ये क्यों छोड़ना पड़ा आपको? और दोनों में आपको क्या महसूस हुआ फ़र्क, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी? हाँ, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, उनको नहीं पता था, ना रूल्स, ना फ्री एग्जामिनेशन, ना स्क्राइब रिलेटेड कुछ भी नहीं उनको पता था। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन किया, ये बहुत ज़्यादा अवेयर थे इस चीज़ को। हाँ, ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने सबसे पहले ही दिनों में से पूछा, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा ऐसा कैंडिडेट है, इन्होंने फिर मुझसे पूछा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इवन मेरा अभी टीचर्स के साथ अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है, मैं उनसे बात करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं, या उनको कुछ पीपीटीज होते हैं वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं, उनके असाइनमेंट टॉपिक्स वहाँ पे लिखे होते हैं वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं, बोला सानिया ऐसा यहाँ पे ये है। तो उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ ये नहीं था। और ये एक जिक्र करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एक प्रोफेसर का भी, कि उन्होंने इनको क्या कहा था, क्या करोगे पढ़ के, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये बहुत डिसहार्टनिंग। हाँ, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या करोगे। फिर मतलब वो इसलिए कीनली इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है क्या फालतू में सीट वेस्ट हो रही, क्या। बात यहाँ हो गई हमारा एटीट्यूड और बाहर का एटीट्यूड कैसा है। और प्रोफेसर एक कह रहा है कि तुमने एक सीट ज़ाया की है यहाँ दाखिला लेके, क्या करोगी पढ़ के, ये किसी और को दे देनी थी। शर्म नहीं आई उसे ये बोलते वक्त? मुझे सुनते वक्त आ रही है, आपको आ रही होगी, कि इतनी दुश्वारियों के बावजूद कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, एक सीट ज़ाया कर दी तुमने। आपने तो यूनिवर्सिटी ज़ाया कर दी, जैसे आप जैसे लोगों ने प्रोफेसर बन के यूनिवर्सिटी में, और वहीं कैंपस में गरज गरज के तूफान मचाया, बाहर निकल के आपको सोसाइटी में करना कुछ आया नहीं कभी। यूनिवर्सिटी हमने सोसाइटी में विजिबल ही नहीं देखी कभी, वहीं अपने हॉल्स में अपने आदमियों को बुला के तारीफ़ों में के पुल बांध दिए, मिल के सब ने, कहानी ख़त्म हो गई। अरे यूनिवर्सिटी कहीं बाहर निकल के हमें दिखाएं, अपनी प्रेजेंस दिखाएं। अब जो आदमी कोशिश कर रहा है उसे तो ना रोकें, उसके लिए तो मुश्किल ना करें।
कोविड ने और मुसीबत कर दी सबके लिए। कोविड से ये हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया आपने। कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई स्लो लर्नर है, कोई लेट लर्नर है, किसी के हाथ पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन का सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं और सब अच्छा पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स फेंके गए हम उनके ऊपर, लोगों के ऊपर। लेकिन पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाए, नॉर्मल बच्चे। अब जिसको मुश्किल है वो कैसे पढ़ेगा? और ये इस साल की थीम भी कोविड रिलेटेड इसीलिए है, द वर्ल्ड आफ्टर कोविड, इस दिन की। अब डिग्री हासिल कर ली आपने, तो आप नौकरी की तलाश में निकले। नौकरी की तलाश में निकले और आज रिटन टेस्ट है उसमें। फिर रिटन टेस्ट में आपकी क्या हालत है शाहनवाज साहब? रिसेंटली हमने देखा होगा यहाँ श्रीनगर में कि एक बच्चा जो है वो उसकी डेथ भी हो गई। तो ये कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है हमारे कश्मीर में, क्योंकि इससे साफ ज़ाहिर होता है यहाँ की जो NGOs, यहाँ के जो भी बड़े बड़े इदारे हैं, वो इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर जो मसाइल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फेस करते वो अभी जूँ के तू हैं। तो मैं चाहता हूँ खास करके जो SSRB की बात होगी, रिसेंटली जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, मैं जिस सेंटर में एग्ज़ाम दे रहा था, बदकिस्मती की बात यह है नाजरीन की, जिस एग्ज़ाम में मैं अपियर हो रहा था, जो वो अमला था उनको ये मालूम नहीं था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का रूल क्या होता है। और जब मैंने वो अथॉरिटी से बात की, कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन थे उससे, मैं कंसल्टेंट सेंटर में, वो कह रहा कि भाई मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे क्या मालूम है कि ये क्या होता है। क्योंकि मेरी गुजारिश भी होगी जो तक ये मेरी आवाज़ जा रही है अथॉरिटीज़ तक, ताकि कम से कम एग्ज़ाम शुरू होने से चंद रोज़ पहले इनकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उनको एक पता है चाहे कि ऑफिशियल्स को कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आएंगे उनके पास राइटर होता है, ये राइट जो है उनको पहले से ही मिल चुका है, तो इनको राइटर अलाउ करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि SSRB हमेशा लेतो लाल से काम कर रही है, और चाहे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अथॉरिटीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने हमेशा सौतेली माँ का रवैया इख्तियार किया है इन लोगों के साथ जो जिस्मानी तौर से कमज़ोर है। और एक चीज़ ये भी है कि उनके राइट्स जो है उनकी हमेशा सिक्योर होने चाहिए। और यहाँ पे जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको अपने आवाज़ खुद से उठानी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म में सामने आना चाहिए। और जो हमारी एजेंसीज है, रिक्रूटमेंट एजेंसी, उनको वाज़े तौर पर पॉलिसी लानी चाहिए इस चीज़ के लिए। रिसेंटली आपका मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें आपने बात की है SSRB के इम्तिहान की, कि इम्तिहान देने बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ आपको कैसे रिसीव किया जाता है जब आपके पास स्क्राइब या राइटर होता है? अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था और इससे पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उनको सबसे पहले उनके पास पता ही नहीं होता है कि उनका स्क्राइब होता है या उनकी गाइडलाइंस क्या होती है, कौन सी गाइडलाइंस अप्लाई होती है। जब अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने पोस्ट डाला था, एक लॉयर के लिए डाला था। सबसे पहले मैंने पोस्ट डाला था लॉयर के लिए, क्योंकि उनको जब जो स्टूडेंट्स गए थे उनको वहाँ पे स्क्राइब अवेल ही नहीं करने दिया। जो उन्होंने स्क्राइब लिया था उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, और उन्होंने जो साइन करना होता है पहली DC से, वो भी करके लाए थे। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी। मेरे उन स्टूडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, मगर उन्होंने हमें स्क्राइब अवेल ही नहीं करने दिया। उन्होंने बोला नहीं, कि बोला कि ये ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है, क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पे। मगर है क्या क्राइटेरिया? कहीं आपने देखा है क्राइटेरिया होगा? जी, उनका है कि एक क्लास उनसे लो होना चाहिए स्क्राइब, और उनकी मेडिकल बोर्ड से उनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डॉक्टर CMO जो है उनकी साइन की हुई सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उनके SSRB की प्रॉपर गाइडलाइंस है, उनमें दिया हुआ है। और अच्छा, उसके बावजूद हाँ, बच्चों को नहीं रिपेयर होने देते? पहले ये था कि एक क्लास जूनियर, पहले बहुत कंफ्यूजन था इस SSRB में, और बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन था। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उसमें उन्होंने दिया था कि किसी भी जॉब के लिए जो भी एग्जाम्स देते हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन को वो रूलिंग भी दिखाई थी उनको। उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगी, कश्मीर है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। ये जो आप कह रही हैं, उसमें एक और चीज़ भी थी, बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स देखे उसमें, जो बच्चे हैं जो ये बीनाई से महरूम हैं, उनने कहा कि जब हम कश्मीर से बाहर जाते हैं कोई इम्तिहान देने, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब हो, तो ऐसी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है, यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि आप
उसको स्क्राइब मिलेगा, वो स्क्राइब कुछ करेगा, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है, कहते हैं फेक है। और सानिया ने इसे कहा कि वो सर्टिफिकेट लेने गया और उसने फ़ोन पे बात की, वो देख नहीं पाता था, और डॉक्टर ने कहा मैं नहीं दूंगा सर्टिफिकेट, तुम जब फ़ोन पे बात कर सकता है तुम झूठ बोल रहा है। हाँ, तो टीचिंग की कम्युनिटी की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है वो भी ऐसे कहते हैं। अच्छा जी, एक कैंडिडेट तो नहीं, ये गए थे वहाँ पे, उनको बोला था कि उनका फोन आया था। जब उन्होंने फोन रिसीव किया, उन्होंने बोला मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। बोला क्यों? आप बोला आप फोन यूज कर रहे आप जैसे आपने कहा कि जब आप इम्तिहान देने गए या पर्चे के लिए बैठे तो वहाँ लोगों ने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से सर्टिफिकेट लाए, वहाँ से लाए हो। हकीकत में वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है, ये डॉक्टर है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट है तो सही, लेकिन इधर से अंधा है, ये बात साफ है। और इधर से भी दिल में भी उसके कुछ मामला हैं, गड़बड़ी है। यानी वो नेगेटिविज्म हमारे सोसाइटी से नहीं जाएगा। किसी तरह भी किसी के साथ बुरा करने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा करना नहीं है ना मदद करनी है किसी की। हाँ, फेसबुक पे सबकी मदद हम कर रहे हैं, ट्विटर पे हम बड़े एक्टिव हैं, तूफान के लोग हैं, लेकिन इनकी बातें सुनिए आप और मैं कौन है और क्या है। इम्तिहान की बात हुई, दिखाता हूँ आपको एक, आप देखेंगे स्लाइड। गिविंग स्क्राइब्स टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स इज DU's रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल्ली हाई कोर्ट। ऑनलाइन एग्जाम के लिए यहाँ इसमें भी ऐसा नहीं होना है, यहाँ रखना बहुत होना है, हालात बहुत खराब होने हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। दिल्ली हाई कोर्ट made it clear that it's responsibility of the Delhi University to make available writers for visually impaired students, or else the process of online open book examinations for final year undergraduate courses would be a mockery for them. ये एक बात होगी। आगे और भी बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं। While the university maintained, वो हमारी तरह वहाँ भी है चलता, while the university maintained that scribes will be available to visually impaired students by the CSE center, which have been set up to provide services to students who do not have infrastructure to give OBE, online open book exams. The CEO of CSE Academy certified that it was not their duty to arrange for scribes, and they do not have such writers at the centers. चलिए ठीक है, आदमी खुद अरेंज करेगा, क्या आप मान लेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। अब देखिए हकीकत क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है और हकीकत क्या है। देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच ऑफ स्टेटमेंट्स मेड बाय बोथ साइड्स, ये कोट करता है। देयर इज कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाई आर यू दिल्ली यूनिवर्सिटी गिविंग रॉन्ग होप टू स्टूडेंट्स दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल एट CSE सेंटर्स, ये दिल्ली हाई कोर्ट का बेंच कह रहा है। It's the responsibility of the university to make scribes available for visually impaired students. Otherwise, the whole process of conducting OBE online examinations would be a mockery. दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत आगे है, प्रोसेस अच्छा है, बहुत कुछ वहाँ है हमसे बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा, ये हकीकत है, लेकिन उनका ये हशर है, हमारा क्या होगा। यहाँ तो कोई कानून मानते ही नहीं ना हम। वो साम उनको कहा उनने कि ये कश्मीर है, यहाँ नहीं चलता है। तो ये लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। हम तो मेरे ख्याल कर तो रहे हैं, फिर से मैं सोच के कहता हूँ कर तो रहे हैं, हम इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इसमें हम बड़े ताक हैं, ये कोशिश जारी है। असल में हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम अपनी तंग दिमाग, तंग सोच से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। सही बात, तंग नजरी हमारा से जो दायरा है वो जी। बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब हमें नहीं लगता है कि हम अगर कर सकते हैं तो बाकी और कोई कर सकता है, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। रियासत से बाहर हैं वो मुख्तलिफ है, और जो सिनारियो आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो उस से बिल्कुल बरअक्स है। जो फैसिलिटीज, जो एक्सेस, जो एवेलेंस
हमें रियासत से बाहर मिलती है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं तालीम की बात करूं, अगर आप एक पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या किसी भी डिसेबिलिटी का इंसान हो, फर्द हो, आप इसको एम्पावर करना चाहते हो तो सबसे बड़ा और बेसिक टूल होता है एजुकेशन। उसका तो ढांचा ही नहीं है यहाँ पर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, ना ब्रेल रिलेटेड, ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ना किसी तरह से, ना कोई स्कूल है यहाँ पर आपके जम्मू व कश्मीर में जहां पर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को सेपरेटली एजुकेट किया जाए। और यहाँ पर हर मौके पर, हर स्टेप पर हमें कठिनाइयों का, ऑब्स्टेकल्स का, कंपल्शंस का, रिलक्टेंसेस का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ के ऑफिसेस का हाल हम आपको बता दें तो यहाँ पर एक पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या अदर डिसेबिलिटीज को एक्सेस ही नहीं है, रैंप ही नहीं है, टेक्टाइल ही नहीं है, ऑडियो बेस्ड सिस्टम नहीं है ताकि वो अंदर जाए। या जो भी हमारे यहाँ ऑफिसेस हैं तो वहां पर इनके लिए अलग से एक काउंटर होना चाहिए जहां पर इनकी जो रुदाद है, इनकी जो ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल किया जाए। ये एक अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक चीज है। तो हम यहां पर जो भी अरबाब इक्तिदार में लोग बैठे हैं, हम उनको यहां से गोश गुजार करवाना चाहते हैं कि वो जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जो पूरे मुल्क में 2017 को लागू किया गया, 15 जून 2017 को इंप्लीमेंट किया गया, मगर अलमी की बात है जम्मू कश्मीर में आज तक राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू नहीं किया गया। तो यहां पर मैं इन चंद बातों का जिक्र कर रहा था। और जो हमारी सोसाइटी है, नॉन डिसेबल पीपल, मैं इनसे मोतिबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आगे आएं और अवेयरनेस क्रिएट करें और ये समझें कि डिसेबिलिटी भी कोई मर्ज नहीं है, कोई नासूर नहीं है, कोई ऐब नहीं है, ये भी हमारी समाज का एक हिस्सा है और हमें इनको ट्रीट करना चाहिए एक नॉन डिसेबल की तरह, ताकि ये भी अपनी जिंदगी डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और इज्जत नफ्स के साथ जिएं और इनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा करें, इनमें वो विल पावर पैदा करें ताकि ये भी आगे बढ़ें, ये भी एट पावर बने नॉन डिसेबल की तरह। यही मेरा पैगाम है आज के दिन की मुनासिबत से। शुक्रिया, थैंक यू। मैं बहुत से जानता हूँ लोगों को जो बिना ईद से महरूम है, एमए किया है, पीएचडी किया है, वकील है, पढ़ा रहे हैं, बहुत काम जानते हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो इस सिस्टम की पैदावार नहीं है, वो अपनी कोशिशों की पैदावार है। ये सिस्टम कब सुधरेगा कि सिस्टम इनको सपोर्ट करेगा, इसका हमें इंतज़ार रहेगा और मेरे ख्याल में आपको भी। लेकिन इंतज़ार से काम नहीं चलेगा। या आप भी बात सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन अनसुनी कर रहे हैं। करना हमें ही कुछ है, कदम हमें ही उठाने हैं और हमें ही इनका साथ देना है ऑन इक्वल फुटिंग, नो सिंपैथी, एम्पैथी। इनके साथ मिलके तरस नहीं खाना है, इनकी काबिलियत की दाद देनी है और मदद करनी है। क्या ये होगा? लेट्स होप फॉर द बेस्ट।